हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ गए थे थ्योरम नंबर 3.35 पे। स्टेटमेंट क्या कह रही है कि एक ऐसी लेट इफ ए बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, रैंक आर है, देन देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी मिलेगी। कैसी मिलेगी? सच दैट जब मैं पी ए करूँ तो मेरे को बी मैट्रिक्स मिल जाए वेयर बी इज एन आर क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर, और ओ मैट्रिक्स कैसी है? एम माइनस आर क्रॉस एन टाइप की। देखिए समझाती हूँ इसकी स्टेटमेंट, देख लेते हैं। प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए, तो स्टेटमेंट तो समझते हैं। क्या कह रहा है? ए है एम क्रॉस एन की और रैंक कितना है? रैंक है आर। ठीक है, अब ये कह रहा है हमें क्या मिलेगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिलेगी पी। किस टाइप की मिलेगी? जब मैं पी ए करती हूँ ना, जब पी ए करती हूँ क्या आता है? बी ओ, इस टाइप का आता है। और बी कैसा है? बी है आर क्रॉस एन टाइप की मैट्रिक्स। ठीक है, रैंक कितना है? वेयर बी इज आर क्रॉस मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर। बी का रैंक कितना है? रैंक है आर। और जो ओ मैट्रिक्स है वो कैसी है? एम माइनस आर क्रॉस एन टाइप की। ठीक है, अब देखिए हमने जो ये मैट्रिक्स ली थी उसका रैंक कितना है? आर है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं पी ए टाइप की मैट्रिक्स से, पी टाइप की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ ना, मुझे एक नॉर्मल फॉर्म मिल जाती है। जो नॉर्मल फॉर्म के अंदर बी मैट्रिक्स आ रही है ना, वो कैसी आ रही है? आर क्रॉस एन टाइप की, जहां पे रैंक कैसा है? आर है। मतलब देखो ए का रैंक कितना था? आर के अंदर क्या था? ए का रैंक कितना था? आर था। मतलब उसके ए के पास कितनी नॉन जीरो रोज थी? आर थी। वैसे तो हमारे पास कितनी रोज है? एम है, एम रोज थी, एम रोज थी ए के पास, बट उनमें से नॉन जीरो कितनी थी? आर रोज कैसी थी? नॉन जीरो। ठीक है, आर नॉन जीरो है। अगर एम में से आर नॉन जीरो है तो जीरो कितनी है? एम माइनस आर कर देंगे, उतनी ही जीरो पता लग जाएगी। अब जैसे ऐसे बोल दिया मेरे पास 5 पेन है, उसमें से 3 है ब्लैक, 3 ब्लैक है। अगर 2 बोल दूं 3 ब्लैक है, जो दूसरे 2 बच गए वो किसी और कलर के होंगे ना। सेम एम रोज है, एम रोज है तो आर रोज कैसी है? नॉन जीरो। नॉन जीरो है तो जीरो भी तो होगी। तो जीरो रो कितनी बची? जीरो रोज कितनी बचेंगी? एम माइनस आर कर दूंगी तो कितनी आ जाएगी? एम माइनस आर टाइप की कैसी आ जाएंगी? जीरो रोज आ जाएंगी। तो यही तो कह रहा है कि जो बी मेरे पास मिली है ना मैट्रिक्स, वो किस रैंक की मिली है? आर रैंक की। क्लियर है? बी तो मिली है रैंक आर की, और ओ है ना वो किस टाइप की है? ओ के अंदर जो जीरो रोज ही आएंगी। ओ मैट्रिक्स कैसी है? बेसिकली ओ यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है। किस टाइप की है? जिसके अंदर क्या है? एम माइनस आर तो कैसी रोज है? जीरो रोज, और एन कॉलम अपने सेम चल ही रहे हैं। क्लियर है बात? ये थी इसकी स्टेटमेंट। अब दूसरे पे चलते हैं, नेक्स्ट पे। इसमें इतना ही समझने का था, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है कॉलम से रिलेटेड। अब सेम है उसी टाइप की, इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम कह रहा है ए कैसी है? ए है एम क्रॉस एन टाइप की, और रैंक कितना है? पहले के जैसे रैंक है आर, रैंक आर है। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिलेगी। क्यू मिलेगी। कैसी मिल रही है? कि जब ए क्यू करूं मेरे को क्या मिल जाए? ए क्यू करने पे सी ओ टाइप का मिल रहा है। वे सी कैसी है? सी मैट्रिक्स है एम क्रॉस आर टाइप की। ओ कैसी है? एम क्रॉस एन माइनस आर। ठीक है, अब सेम बात है, रैंक आर है। मैं बोल दूं रैंक आर है, नॉन जीरो रो कितनी है? आर है। या तो ऐसे बोल दूं, या बोल दूं नॉन जीरो कॉलम क्या है? आर है। ऐसे बोल सकती हूँ। सेम जो रैंक का इस बार यूज कर रही हूँ मैं, कॉलम के फॉर्म में यूज कर रही हूँ। अब सी मेरी कैसी है? एम क्रॉस आर की है। सी का भी रैंक कैसा है? आर है। मतलब इस बार सी कैसी है? एम क्रॉस एन टाइप की है ना। रुकिए एक बार, शायद स्टेटमेंट गड़बड़ी हो थोड़ी सी। देखिए सी किस टाइप की है? इस बार एम क्रॉस आर टाइप की है। जो यहाँ पे आर रैंक था वो इस बार कॉलम के फॉर्म में आ गया। आर कॉलम थे, आर नॉन जीरो कॉलम थे, वही रैंक बता रहे थे।
अब यहाँ पे जो सी के अंदर नॉन जीरो बताएगा वो आर बताएगा, और जो बचा हुआ रह जाएगा, वैसे तो टोटल मेरे पास कॉलम कितने थे, एन थे, बट आर मेरे कैसे हैं, नॉन जीरो हैं, तो जीरो कितने रह गए, एन माइनस आर कर दिया, बस सिंपल सी स्टेटमेंट थी। चलते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि रैंक ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। ये कह रहा है भैया चाहे मैं मैट्रिक्स को वैसे का वैसे रखूं या मैं क्या कर दूं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं, मेरा रैंक है जो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं हो रहा। देखिए ए मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ए ले ली, ए का रैंक कितना है, रैंक ऑफ ए इज 3 है। अब अगर मैं ए का ट्रांसपोज कर दे रही हूँ, क्या हो रहा है, रो आ जाएगी कॉलम के अंदर 1 0 0, कॉलम आ जाएगा रो के अंदर। अब देखिए रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज कितना आया, दैट इज ऑल्सो 3। तो ये कह रहा है भैया चाहे आप मैट्रिक्स लीजिए चाहे उसका ट्रांसपोज करिए, दोनों का रैंक है जो सेम रहेगा। रैंक अगर मैं फाइंड करना चाह रही हूँ मैट्रिक्स का, तो ट्रांसपोज का भी सेम रैंक आता है। इसका भी प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस ये वाला एग्जांपल से समझ सकते हो कि दोनों का रैंक कैसा होता है, सेम होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, कि जब प्रोडक्ट का केस आ रहा है ना, तब क्या हो रहा है मेरे पास। अब तक तो हमने देखा ट्रांसपोज पे क्या हो रहा था, सेम रैंक रह रहा था। अब बात करते हैं प्रोडक्ट के केस में क्या हो रहा है। तो देखते हैं रैंक ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। तो थ्योरम क्या कह रही है कि रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कांट एक्सीड द रैंक ऑफ ईदर मैट्रिक्स, कि ये कह रहा है अगर मैं प्रोडक्ट कर रही हूँ ना, जो मेरा रैंक होगा ना वो बढ़ नहीं सकता। ऐसा नहीं है ए का रैंक 2 है, बी का रैंक भी 2 है और ए बी का रैंक 4 बन जाए, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। तो देखते हैं, या फिर इसकी ये वाली स्टेटमेंट है कि रैंक ऑफ ए भी क्या आ जाएगा, लेस देन रैंक ऑफ ए, लेस देन इक्वल हो सकता है किसी एक मैट्रिक्स के रैंक के, बट उससे ज्यादा कभी नहीं होगा। और क्या कह रहा है, रैंक ऑफ ए भी कैसा है, लेस देन इक्वल है रैंक ऑफ बी के। ठीक है, और है ये क्लियर है। चलते हैं प्रूफ पे चलते हैं, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ करते हैं। मैं क्या कहती हूँ, लेट रैंक ऑफ ए में ले लेती हूँ R1, रैंक ऑफ बी क्या ले लिया मैंने R2, रैंक ऑफ ए बी मैंने क्या ले लिया, R ले लिया। ठीक है जी, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने जब ए का रैंक कैसा लिया, ए का रैंक मैंने कुछ R1 ले लिया। अब हमने क्या पढ़ा था, जो जैसा है ना उसको उसी रैंक की नॉर्मल मैट्रिक्स मिल जाती है ना। ये हमने थ्योरम करी थी कि ए अगर किसी टाइप की मैट्रिक्स है, फिर हमें एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिलती है। अगर मैं उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देती हूँ उस मैट्रिक्स से, तो वो उसी ऑर्डर की मिलती है। क्लियर। तो यहां से देखते हैं क्या होगा, स्टार्ट करते हैं। रैंक ए का ले लिया R1, बी का ले लिया R2, ए बी का ले लिया R। तो हमने क्या समझा था, हमने एक वो थ्योरम करी थी पहले क्या कह रही थी कि जितना मैट्रिक्स का रैंक है ना, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं उसी ऑर्डर की नॉर्मल मैट्रिक्स के अंदर। क्लियर है, ये वाला किया था। और जो नॉर्मल मैट्रिक्स आएगी दैट इज ऑल्सो कैसी रहेगी, सेम रैंक की। जैसे मैं ए को किसके अंदर रिड्यूस कर सकती हूँ, MO टाइप के अंदर, जहां पे M कैसी है, नॉर्मल मैट्रिक्स है और रैंक क्या है, सेम है, R है। यहां पे क्या है, MB मैट्रिक्स हैविंग रैंक R1, जो रैंक था और ऑर्डर भी इसका R1 ही होगा, रैंक R1 एंड ऑर्डर R1। ये बेसिकली क्या है, नॉर्मल मैट्रिक्स है, नॉर्मल मैट्रिक्स है ये। ठीक है, जितना रैंक R1 है और ऑर्डर भी R1 है। यहां तक क्लियर है। एक भी कैसी थी, ए भी R1 रैंक की थी, इसलिए मुझे नॉर्मल मैट्रिक्स मिलेगी R1 रैंक और ऑर्डर वाली। अगर मैं दूसरी बी मैट्रिक्स लेती हूँ और ए की बी से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या होता है, MO और B। अब देखिए M के पास क्या हो रहा है, M के पास कितना रैंक है, R1,
ये एम ओ जो नॉर्मल मैट्रिक्स है और बी से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, जो एम की रोज है ना, एम की रोज कितनी है, रोज ऑफ एम कितनी है, R1 है ना, R1 है, नॉन जीरो है, तो m की रोज की मल्टीप्लाई होगी किससे होगी, कॉलम्स ऑफ b के साथ, b के कॉलम के साथ R1 की इसकी m की रोज की मल्टीप्लाई होगी। तो मेरे को क्या मिलेगा, अब देखो R1 तो मिल रहा था मुझे, कोई दिक्कत नहीं थी, R1 मिल रहा था, ठीक है। अब यहां से देखो मैं R1 की अगर जिस मर्जी से प्रोडक्ट कर लूं, क्या ऐसा कोई नंबर है जो रैंक को बड़ा कर देगा, ऐसी कोई मैट्रिक्स नहीं है जो रैंक को बड़ा कर दे। जो ये बी मैट्रिक्स है ना, कॉलम ऑफ बी जो मर्जी हो, बट मेरी रैंक को इंक्रीज नहीं कर पाएगी। तो यहां से मैं क्या बोलूंगी कि यहां से जो इस मैट्रिक्स का रैंक आएगा ना, कितना आएगा, एटमोस्ट R1, कि R1 को एक्सीड नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक का रैंक 2 है, दूसरे का रैंक 2 है और मल्टीप्लाई करके रैंक को 4 बना दे। रैंक है जो दोनों में से जो मिनिमम होता है उतना ही होता है, एक्सीड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, मैं क्या कर रही थी, रोज ऑफ एम की मल्टीप्लाई किससे कर रही थी, कॉलम ऑफ बी के साथ, ठीक है। अब ऐसा मैं जिस मर्जी जो मर्जी ले आऊं, बट क्या होगा, वो R1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहां से मुझे क्या पता चला कि जो रैंक ऑफ ए बी है मेरा कैसा हो जाएगा, लेस देन इक्वल होगा R1 से, R1 से ज्यादा वो जा ही नहीं सकता, ठीक है। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैंने शॉर्ट में बता दिया है। तो रैंक ऑफ ए बी किसके R1 से छोटा होगा, तो यहां से क्या पता चला, R1 वैसे तो मेरा R1 रैंक किसका था, ए का था ना, यहां से क्या पता चला कि रैंक ऑफ ए बी कैसा है, लेस देन इक्वल है रैंक ऑफ ए के, ठीक है। ये चीज क्लियर है, दिखा दिया कि रैंक ऑफ ए बी किससे लेस है, रैंक ऑफ ए से। और ए बी रैंक वैसे किसका था, R, ए बी का रैंक कितना था, R, तो यहां से मैंने क्या दिखा दिया कि R कैसा है, लेस देन है R1 के, क्या दिखा दिया, R कैसा है, R लेस देन है, लेस देन इक्वल है R1 के, क्लियर है। जो प्री फैक्टर होता है ना उसके लेस है ये, प्री फैक्टर मतलब जो पहले प्रेजेंट है, ए बी में पहले कौन प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, तो रैंक ऑफ ए बी क्या होगा, लेस हो रहा है R1 के, क्लियर है। नोट कर लीजिए एक बार इसको, फिर आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अब देखते हैं मैं क्या ले रही थी, रैंक ऑफ ए कैसा था R1, रैंक ऑफ बी कैसा था R2 और रैंक ऑफ ए बी कैसा था R, ठीक है। R किसका रैंक है, R रैंक है रैंक ऑफ ए बी का। अब हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, चाहे मैं ए बी ले या ए बी का ट्रांसपोज ले, जो मर्जी मैट्रिक्स ले या उसका ट्रांसपोज ले, रैंक दोनों का कैसा रहता है, सेम। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चला, रैंक ऑफ ए बी और ए बी का ट्रांसपोज का रैंक दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं, इतनी बात क्लियर है। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा कि जब मैं रैंक ऑफ ए बी करूंगी, ट्रांसपोज हमेशा कैसे खुलता है, रिवर्स ऑर्डर के अंदर, तो वो कैसे खुलेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, क्लियर है। फिर यहाँ से बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की फॉर्म में खुला। अब हमें पता था जो रैंक ऑफ ए बी है ना, वो लेस देन इक्वल किसके है, प्री फैक्टर के, जो पहले प्रेजेंट है उसके लेस देन इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिए पहले कौन प्रेजेंट है, पहले प्रेजेंट है मेरा बी ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज के रैंक के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, बी ट्रांसपोज लिखूं या मैं लिखूं, लेस देन आएगा, यहाँ पे लेस देन होता है ना कि रैंक ऑफ ए बी, अभी प्रूफ किया ना, लेस देन होता है रैंक ऑफ ए के, ये चीज अभी प्रूफ करी है थोड़ी देर पहले। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज, क्लियर है। अब मुझे पता है रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, रैंक ऑफ बी के, तो वही लिख देती हूँ, किसके इक्वल है, ये इक्वल है रैंक ऑफ बी के, ठीक है। मतलब R है जो मेरा, लेस देन आ जाएगा, लेस देन इक्वल। देखो वैसे तो हम सीधा सीधा चल रहे थे, इक्वालिटी चल रही थी, बट एक जगह पे क्या हुआ है, इक्वालिटी ब्रेक होके किसमें चेंज हो गई, लेस देन इक्वल में। तो R क्या आ गया, लेस देन इक्वल आ गया रैंक ऑफ बी के। और R किसका रैंक था, ए बी का था,
तो यहाँ से क्या लिख दूंगी, रैंक ऑफ ए बी कैसा हो जाएगा, रैंक ऑफ बी के। तो यहाँ से मैंने दोनों प्रूफ कर दिए कि रैंक ऑफ ए बी ए के रैंक से भी लेस है ना, और रैंक ऑफ ए बी बी के रैंक से भी लेस है। लेस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, इक्वालिटी आ सकती है। देयर आर मैनी केस जहाँ पे इक्वालिटी आएगी, बट ग्रेटर देन कभी नहीं होगा। याद रखना ये बात, ग्रेटर देन कभी नहीं होता, रैंक एक्सीड नहीं कर सकता कभी भी। तो यही स्टेटमेंट कह रही है कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का रैंक है, कांट एक्सीड नहीं कर सकता। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं फटाफट से। थ्योरम क्या कह रही है कि एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स, कि अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में ले रही हूँ ना, मैं उसको प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस में लिख सकती हूँ। अब पहली बात है, एक मैट्रिक्स है ए, कैसी है, नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर दे रखी है, और ए एन क्रॉस एन की है। अब क्या है मेरे पास, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं इस मैट्रिक्स को किसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर, बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के इसको ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, दैट्स माय चॉइस। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको आइडेंटिटी के अंदर मतलब चेंज कर सकती हूँ, आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर एन के अंदर। कैसे करूंगी, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊंगी, राइट। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन जब हम लगाते हैं ना, तो क्या होता है, दो टाइप की होती है, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, दो टाइप की होती है। अब अगर मैं रो ऑपरेशन लगाती हूँ तो मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स है, रो में रो ऑपरेशन लगाने के बाद जो ऑपरेशन लगाई है, हमें जो एलिमेंट्री मैट्रिसेस मिली है ना, जो रो टाइप की मिली है, उनको कैसे करते हैं, प्री मल्टीप्लाई। प्री में कौन है, रो है, और पोस्ट में कौन है, कॉलम टाइप की। कॉलम टाइप की मतलब कुछ तो मैंने कॉलम ऑपरेशन भी लगाई होगी, तभी तो मेरे पास कॉलम टाइप की एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिली है। ठीक बात, मतलब रो टाइप की प्री साइड में आएंगी, कॉलम टाइप की पोस्ट साइड में आएंगी। ठीक है, अब यहां से मुझे क्या पता चला कि कुछ मैट्रिक्स तो मिलेगी ना एलिमेंट्री टाइप की, एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगी, मतलब देयर एग्जिस्ट। जब ये प्रोसेस करूंगी मैं, ए को आइडेंटिटी के अंदर चेंज कर रही हूं, तो कुछ रो मैट्रिक्स भी मिलेंगी, कॉलम भी मिलेंगी। तो क्या हो रहा है, देयर एग्जिस्ट रो वाली मिलेगी एलिमेंट्री मैट्रिसेस, एलिमेंट्री मैट्रिसेस मिली रो टाइप की। जब रो टाइप की मिली, वो कैसी मिली, P1 P2 अप टू सो ऑन PR टाइप की। ठीक है, कुछ कॉलम टाइप की भी मिलेगी। कॉलम ने क्या दुख कर दिया है, कॉलम भी हमारे अच्छे हैं, कॉलम टाइप की भी मिलेगी, जो कैसी मिलेगी, Q1 Q2 अप टू सो ऑन QS टाइप की। अब हमने क्या देखा था, जब कॉलम टाइप की मिल रही थी, कैसे हो रही थी, मैट्रिक्स से उसकी पोस्ट मल्टीप्लाई हो रही थी। जब रो टाइप की मिल रही थी, मैट्रिक्स से क्या हो रही थी, प्री मल्टीप्लाई। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए की मल्टीप्लाई लिख देती हूँ, ए की मल्टीप्लाई में लिख देती हूँ, ए से P1 P2 अप टू सो ऑन PR तक जा रहा है। ठीक है, सेम क्या हो रहा है, Q1 Q2 QS ऐसे हो रहा है। इस टाइप से लिखेंगे, किसके इक्वल है ये, आइडेंटिटी के इक्वल। क्लियर है बात, किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल। बट अभी काम खत्म नहीं हुआ, मुझे क्या करना है, मुझे तो ये मैट्रिक्स को लिखना है, बट ये ऐसे तो मैं, ये अभी यूज नहीं हुआ ना, मेरे को तो ए को लिखना है। ए को कैसे लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस में। अब एक चीज समझिए, अगर मैं इनका इन्वर्स कर दूं सारे का, तो मेरे को कैसे इसको दूसरी तरफ भेज दूंगी, तो इनको लिख पाऊंगी ना मैं। मतलब अगला काम मेरा क्या होगा, इन्वर्स करना, ताकि मैं इसको लिख पाऊं, है ना। मैं तो मेरी चॉइस क्या है, मैं तो ए को चाहती हूँ, मेरे को ये चाहिए बस, बाकी चीजें दूसरी तरफ भेजनी है, तो उसके लिए मैं इन्वर्स का यूज करूंगी। तो ए को मैं कैसे लिख पाऊंगी, देखिए, P1 इनवर्स P2 इनवर्स अप टू सो ऑन PR का इनवर्स, फिर QS इनवर्स अप टू सो ऑन जाएगा Q2 इनवर्स Q1 इनवर्स। अब मुझे एक चीज पता है, जब मेरी P1 P2 PR Q1 Q2 QS एलिमेंट्री है, तो इनका इनवर्स भी कैसा होगा, दैट इज ऑल्सो एलिमेंट्री, ये भी एलिमेंट्री होगा, एलिमेंट्री होगा। तो मैंने क्या किया, ए मैट्रिक्स को लिख दिया
कैसे लिख दिया, एलिमेंट्री मैट्रिसेस की प्रोडक्ट में। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने के लिए था, इस पे बेसिक क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो एक बार इसको नोट करना है तो कर लो, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। चलते हैं, देखिए ए मैट्रिक्स दे रखी है, मेरा काम क्या है, ए को एक्सप्रेस करना प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स के अंदर, मतलब ए को मैं प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स दिखाना चाहती हूँ। पहले मैं क्या करती हूँ, ए को मैं सिंपली लिख देती हूँ आइडेंटिटी, ए को आइडेंटिटी के अंदर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, फिर मेरा काम क्या होगा, जो मैंने लगाई है रो ऑपरेशन, ए था, ए को मैं चेंज कर दूं आइडेंटिटी के अंदर, फिर जो मैंने रो ऑपरेशन लगाई है, रो मैट्रिक्स तो मेरी यहाँ पे आ जाए और कॉलम मेरी यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना, रो वाली को यहाँ पे लिख दूंगी, फिर कॉलम वाली को वहां पे लिख दूंगी और फिर सिंपली इनवर्स अप्लाई कर देंगे, यही करेंगे। तो मैं ए को पहले चेंज ही कर लेती हूँ आइडेंटिटी के अंदर। ए मैट्रिक्स कैसी है, 1 2 -1, 2 5 -2, 1 2 1। पहली चीज देखिए, दिक्कत कौन कौन दे रहा है आइडेंटिटी बनाने में, एक तो ये, एक ये और ये। तो मैं क्या करती हूँ, इन्हीं को खत्म करते हैं पहले। मैं क्या ऑपरेशन लगाती हूँ, रो 2 पे लगा दिया मैंने R2 प्लस -1 ना -2 R1। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, R3 पे ऑपरेशन लगाती हूँ, R3 प्लस -1 R1। ठीक है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या आता है, ये आ जाएगा, ये तो सेम रहेगा 1 2 -1। ठीक है जी, अब देखिए इसको इसमें से करेंगे, यहाँ पे 0 चलेगी, 5 में से गया कौन, 5 में से जाएगा 4, 1 रह जाएगा, फिर -2 में से -2 था, फिर प्लस का था, फिर -2 की -1 से होगी, -2 प्लस का 2, 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन गया। अब यहाँ पे देखिए 1 को सिंपली माइनस कर रहे हैं, 0, 2 में से 2 गया 0, 1 में से ये बन गया 2। ठीक है जी, इतना कर लिया। अभी आइडेंटिटी नहीं बनी, कुछ लोग और परेशान कर रहे हैं, दिक्कत दे रहे हैं, उनको और खत्म करना पड़ेगा, जो क्या है 2 और -1। ठीक है, अब इनको खत्म करने के लिए देखो, कॉलम में से खत्म करना है तो क्या लगाऊंगी, कॉलम ऑपरेशन। पहले ये वाली चीज देख लीजिए, रो ऑपरेशन लगाई थी, इनका आगे यूज होगा। ठीक है, पहली ये लगाई है, दूसरी ये लगाई है, अब तीसरी देखते हैं। तीसरी क्या ऑपरेशन है, C2 पे लगा रही हूँ, C2 प्लस -2 C1। यही किया है। जब -2 करूंगी क्या बन जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, 2 में से 1 0 0, 2 में से जाएगा 2, 0 आ जाएगी, 1 का 1 रह जाएगा, 0 की 0। अब यहां से इसको इसमें सिंपली ऐड करूंगी। C3 पे मैं क्या लगाऊंगी, C3 पे लगाऊंगी मैं C3 प्लस C1। ठीक है जी, C3 प्लस C1 लगाया है तो क्या आएगा, 0 0 2। अभी काम नहीं बना, इस 2 को, ये 2 और दिक्कत दे रहा है, तो मेरी 5th ऑपरेशन क्या रहेगी, इस 2 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगी, हाफ से। ठीक है, अगली ऑपरेशन लगाते हैं। 5वीं ऑपरेशन कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख देती हूँ। 5वीं ऑपरेशन क्या रहेगी, क्या है मेरा, क्या कर रही हूं मैं कर रही हूं हाफ, ये R3 पे लगा रही हूं, R3 पे लगाया मैंने, R3 का हाफ कर दिया। ठीक है जी, इसका हाफ करते ही मुझे क्या मिला, मुझे मिल गई आइडेंटिटी। अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, अभी और कुछ काम बाकी है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं आगे क्या होगा। फटाफट से एक बार नोट कर लीजिए। P1 P2 P3 Q1। ठीक है,
अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब मैंने क्या किया, सिंपली देख लो, जो ये ऑपरेशन लगाई थी ना, अब ए मैट्रिक्स थी, रो ऑपरेशन भी लगाई है, कॉलम ऑपरेशन भी लगाई है, तो मैं क्या करती हूँ, Q1 P1 P2, रो ऑपरेशन कितनी है 1 2 3 और P3, कॉलम ऑपरेशन कितनी है 1 2 2 है, तो आइडेंटिटी। देखिए मैंने क्या किया, जो रो ऑपरेशन थी उनको कर दिया प्री मल्टीप्लाई, जो कॉलम ऑपरेशन थी उनको कर दिया पोस्ट मल्टीप्लाई। क्लियर है, क्या किया है, रो वाली को प्री मल्टीप्लाई और कॉलम वाली को पोस्ट मल्टीप्लाई। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैंने क्या किया, देखिए 1 मिनट रुकिए, देखो इसको मैं लिख सकती हूँ, इसको अगर दूसरे वे से लिखूं, मैंने क्या किया, RE 2 के अंदर चेंज किया है, क्या चेंज किया है 2 1 -2, ठीक है। R31 इसको क्या लिख सकती हूँ, RE31 मल्टीप्लाई किससे किया, -1 से। इसके अंदर क्या किया है, CE2 1 और मल्टीप्लाई किससे किया है, -2 से, ठीक है। अब इसको क्या किया है, CE31 और मल्टीप्लाई किससे किया है, कि सिंपली 1 ही से किया है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है जी। अब इस 5th वाली को क्या लिख दूंगी, इसको इरेज कर देती हूँ बीच में, देखिए यहाँ पे क्या लिख दूंगी, ये है मेरी RE3 ½ ठीक है। जब हम इन्वर्स कर रहे थे कैसे खुल रहा था, ये ए को कैसे लिख पा रही थी मैं, P1 इनवर्स P2 इनवर्स और P3 इनवर्स, फिर आता है Q2 इनवर्स और Q1 इनवर्स, ठीक है। ये वही है जो हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, उसी का यूज करके मैंने इसको ऐसे लिख दिया। क्लियर, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, अभी जो मैंने ऑपरेशन ये लगाई है ना, इनका इनवर्स भी करना पड़ेगा, फिर जाके मेरा जो आएगा, फिर उसमें से थोड़ा सा और चेंज करके फिर फाइनली आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैं पहले वाले का इनवर्स करती हूँ, पहली मेरी क्या है, P1 मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स करूंगी ना, क्या आ जाएगा, हमने एक रिजल्ट देखा था, देखिए इसमें जब मैं सिंपली RE21 -2 है, इसका इनवर्स करूंगी, तो वो जो इनवर्स है अंदर शिफ्ट हो जाएगा, अंदर शिफ्ट हो जाता था, क्या बन जाएगा, जब इसका इनवर्स मैं करूंगी, इसका इनवर्स करने पे ये माइनस अंदर शिफ्ट हो जाएगा, इसको क्या बना देगा, इसको वो बना देगा, रुकिए यहाँ पे लिख देती हूँ, P1 का इनवर्स मेरे पास क्या बन जाएगा, RE212, सिंपली ये -2 के साथ एडजस्ट होके प्लस का हो जाएगा। फिर देखिए जो P2 है इसके अंदर सेम -1 है, ये क्या करेगा, अंदर एडजस्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, RE311। अब देखिए तीसरी मेरी क्या थी, ये वाली, जब मैं इसका इनवर्स करती हूँ, दैट इज अवर स्पेशल केस, तो इसके अंदर क्या होता है, जो मेरा स्केलर चल रहा है उसका इनवर्स होता है बस। इनके अंदर तो क्या हो रहा था, सिंपली जो इनवर्स हो रहा था मल्टीप्लाई के अंदर आ रहा था, बट इसके अंदर क्या होगा, जो मेरा इनवर्स है ना वो स्केलर पे अप्लाई हो जाएगा, दैट इज 1/2 का इनवर्स करूंगी तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे इनवर्स करने पे क्या आ जाएगा, RE32 और 2। क्लियर है, RE2 और 2 नहीं सॉरी 3 आएगा, RE32 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, RE32 बन गया। अब सेम Q2 का इनवर्स करूंगी, माइनस ये यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, CE212 माइनस इसका ऊपर चलेगा इनवर्स के लिए, तो उसी के अंदर आके इसको 2 बना देगा। सेम इसके अंदर क्या चलेगा, CQ2 में ये मेरा Q1 है, ये है Q2, यहाँ पे पहले कौन आएगा, पहले Q2 आएगा। Q2 के लिए जब मैं करूंगी, ये Q1 था, ये Q2 था, तो इसमें क्या आ जाएगा, CE क्या चल रहा है 31 और आ जाएगा -1, ठीक है जी, -1 आ जाएगा जब इनवर्स करूंगी। इसके केस में ये क्या बन जाएगा, CE212। क्लियर, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, एक बार नोट करो फिर आगे बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया, ठीक चल रहा है, अब आगे देखते हैं, आगे बताते हैं क्या होगा।
जो हमने ये स्टार्टिंग में हमने ये मैट्रिक्स बनानी देखी थी ना कि कैसे बना रही हूँ, तो इसको मैं कैसे बना रही हूँ, ई बेसिकली मेरा एलिमेंट्री मैट्रिक्स को डिनोट करता है। दैट इज मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर एक ऑपरेशन लगा के जो मैट्रिक्स आ रही है दैट इज मेरी वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स। मतलब मेरे को RE212 के अंदर क्या करना है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है, ले ली आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। उसके अंदर क्या ऑपरेशन लगाऊंगी मैं, ये वाला देखिए, इसको जब मैं खोलूंगी क्या आ जाएगा, इसमें मेरा करना है R2 को चेंज करना है। कैसे करना है, R2 प्लस R1 करना है और R1 को मल्टीप्लाई किससे करूंगी, 2 से, जो ब्रैकेट में चलता है दैट विल बी शोइंग अवर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। मतलब क्या करना है, जो R ये वाली मैट्रिक्स है ना, इसका आंसर मेरा क्या आएगा, देखिए इसका आंसर मेरा आएगा, मैं रो 2 को और रो 1 से मल्टीप्लाई करके, तो ये मेरा चेंज होके क्या बन जाएगा 1 0 0। ये तो सेम ही रहेगा। R2 में मैंने क्या किया, R2 में ऐड कर दिया 2 टाइम्स R1, तो ये मेरी ये वाली मैट्रिक्स बन गई। तो पहली मैट्रिक्स मेरी क्या बन के आई है, देखिए ये यहाँ तक समझ आया, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। इसका मतलब ये था और इसका ऑपरेशन के बाद ये आ गया है, ठीक है जी। एक बार के लिए इसको इरेज कर देती हूँ ताकि मैं अपना फाइनल आंसर लिख सकूं, ठीक है। तो मेरी ए मैट्रिक्स भी इरेज कर दी क्या, देखिए यहां तक नोट कर लिया होगा। तो जो ये वाला आया है मेरा, ये मैट्रिक्स क्या आई है 1 0 0, ये 2 1 0 0 0 1, ये वाली आ गई पहली। अब मेरे को निकालनी है दूसरी। इसमें क्या दे रखा है, इसमें मुझे दे रखा है, मैं क्या कर रही हूं R31 3 1 और ब्रैकेट में क्या चल रहा है 1। मतलब मुझे क्या करना है, R3 पे ऑपरेशन अप्लाई करनी है। कैसी ऑपरेशन कि मैं R3 में क्या ऐड कर रही हूँ, R1 को ऐड कर रही हूँ और सिंपली R1 को कर रही हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करके कर रही हूँ या सिंपली कर रही हूँ, दैट्स सेम थिंग। तो सेम ही बात है, R3 को चेंज कर रही हूँ R3 प्लस R1 में, ठीक है जी। क्या आ जाएगा, ये 1 0 0 0 1 0, मैं क्या रो 3 को चेंज कर रही हूँ, रो 1 में ऐड करके क्या आ जाएगा 1 0 1 आ गया। तो जो आया है उसको लिख लेते हैं। क्या आया, इस मैट्रिक्स का आंसर मेरा क्या आया, इसका आंसर आया है 1 0 0 0 1 0 और 1 0 1, ठीक है। इसका आंसर आ गया। अब इस वाले का लेते क्या आते हैं आंसर। अगले में देखिए क्या कह रहा है, अगले में बोला जी हमें चाहिए RE2 2, RE3 और ब्रैकेट में चल रहा है 2। ये हम पहले सीख चुके हैं, जो ये मैं इसको ओपन करके लिख रही हूँ। जिसको ये ओपन करना नहीं आ रहा है ना, जाके पहले वाली वीडियो देखिए कि मैंने ओपन किया कैसे इनको। इसका क्या मतलब होता है, मैं R3 पे ऑपरेशन लगा रही हूँ, क्या लगा रही हूँ 2 टाइम R3 कर रही हूँ, ठीक है। जो ब्रैकेट में होता है वो सिंपली 2 टाइम हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहां से चेंज करके मेरा क्या आ जाएगा R3 0 1 0 0 0 2, ठीक है जी। ये वाला ये आंसर आ गया। क्या आया 1 0 0, आगे जी 0 1 0 0 0 2 आ गया। अभी खत्म नहीं हुई कहानी, अभी और कुछ भी बाकी है, चलते हैं। तो क्या आएगा देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है C31। अब कॉलम ऑपरेशन लगेंगी, क्या है C31 -1, CE है ये CE31। मतलब मेरे को क्या करना है, C3 पे ऑपरेशन लगाना है। क्या लगाना है, C3 में -1 C1 से मल्टीप्लाई करके फिर मेरा आंसर आएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये तो सेम रहेगा 1 0, ये कॉलम सेम रहेगा, पहला और दूसरा कॉलम सेम रहेंगे। तीसरे कॉलम में क्या चेंज है, मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ C1 को, ये -1 बन जाएगा और बस सिंपली ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 0 1, क्लियर है। तो यहाँ से ये वाला यहाँ पे लिख देती हूँ, ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पे आएगी 1 0 -1 0 1 0 0 0 1,
ठीक है। C3 में कुछ नहीं किया, C1 को ऐड कर दिया है माइनस का साइन लेके, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्या करना है मुझे चाहिए Ce21 और क्या करके 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, यही है ना Ce21 2 से मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब क्या है, C2 पे ऑपरेशन लगा रही हूँ, C2 प्लस 2 टाइम्स C1, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास। C2 पे लगानी है ऑपरेशन तो C1 को सेम रखते हैं 1 0 0, C2 पे ऑपरेशन लगानी है 2 टाइम्स C1 करके तो क्या आ जाएगा 2 1 0 0 0 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या आया, ये इसका आंसर ये वाला है, क्या आ जाएगा 1 2 0 0 1 0 0 0 1। फाइनली ए मैट्रिक्स को मैंने कैसे लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस के अंदर लिख दिया है, नोट कर लीजिए, ठीक है। पता चल गया कैसे लिखना है। आज फिर यहीं तक करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।